जी भाई साहब। जी। आपके माइक से बहुत कड़कड़ की आवाज आ रही है धनंजय बाबू, जरा चेक कर लीजिएगा जरा। अनिल जी आपके पास आता हूं, फिर सेंगर साहब के पास आऊंगा। जी जी। विपक्षी डरे हुए इसलिए हैं कि कांग्रेस का वोट लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक 19 से बढ़कर 29% हो गया है। और उसके बाद एक और फीडबैक आ रही है कि अब ये 29% नहीं, अब 30% को क्रॉस कर चुका है इस समय। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर बीजेपी का वोट बैंक खिसका नहीं है, कर्नाटक में 36 का 36 रह गया और ऑल इंडिया में भी 36 37 का 38 39 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वोट आ कहां से रहा है? वोट जेडीएस से आ रहा है, समाजवादी पार्टी से आ रहा है, बसपा से आ रहा है, ममता की पार्टी से आ रहा है, बाकी इवन आरजेडी और जेडीयू से भी आ रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है कि कांग्रेस इज गेटिंग बैक हिज वोट्स इवन फ्रॉम केसीआर की पार्टी, आंध्रा के अंदर भी। तो ये कंसोलिडेशन ऑफ वोट बैंक जो एंशियंट, ये से कह सकते हो पुराना वाला है, ओल्ड वन है, जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो धीरे धीरे फिर से वापस आना शुरू हो रहा है। तभी केजरीवाल के अंदर, ममता में, अखिलेश में इतना ज्यादा खौफ है, इतना ज्यादा डर है, क्योंकि अब कांग्रेस 30 से कब 35 पे आ जाएगी परसेंटेज में। जैसे ही 35 पे आती है, 35% के वोट 29 से बढ़कर, आप यकीन मानिए उसको कम से कम नहीं तो 150 से 200 सीटें दे देंगे पार्लियामेंट के अंदर। और ये किसकी कीमत पे आएंगे? अगर बीजेपी का वोट बैंक नहीं गिरता तो भी बीजेपी का नुकसान होता है उसके अंदर। तो कांग्रेस का 1-1% वोट का बढ़ना, इसका मतलब है कि ममता भी खोखली जमीन पर खड़ी है, केसीआर भी खोखली जमीन पर है, अखिलेश और केजरीवाल भी खोखली जमीन पर है। ये बात सही साबित होगी, सारा वोट वहीं से आएगा। जैसे जेडीएस ध्वस्त हो गया पूरा का पूरा और अब बीजेपी की शरण में जा रहा है, इनका भी यही हाल होगा। अनिल जी आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, होता ये है कि हम जो नेताओं को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं, नेता कुछ भी नहीं है, जनता उनको बनाती है। ये लोकतंत्र में हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और वही इंदिरा गांधी होती है जो 1972 में, जिसको विपक्ष वाले भी दुर्गा कहने लगते हैं कि इंदिरा गांधी को तो कोई हरा नहीं सकता, और वही इंदिरा गांधी 1977 में आते हुए एकदम बिल्कुल जीरो हो जाती है। और 1977 में अगर कोई ये कहे कि भाई मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, तो उससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। जनता जब सड़कों पे आ जाती है, जब जनता चुनाव लड़ती है, तो वो किसी को भी, जो भी उस समय विकल्प उसके सामने मौजूद होता है, उसको वो बना देती है हीरो। मोरारजी देसाई को हीरो बना दिया। मैं जयप्रकाश नारायण को भी बहुत बड़ी नहीं मानता, लेकिन ये है कि परिस्थितियों ने जयप्रकाश नारायण को भी हीरो बना दिया और लोकनायक का नाम दे दिया जयप्रकाश नारायण को। तो जब जनता त्रस्त होती है, परेशान होती है, जैसे 77 में हर एक को लगता था, नौजवान को, कहीं मेरी नसबंदी पकड़ के ना कर दी जाए, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस को हराना था। और कोई जिसका संगठन नहीं था, पार्टियों का, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, जनता ने ही पैसा दिया, जनता ही कार्यकर्ता भी बन गई जनता पार्टी की। और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत, तो जो कांग्रेस कभी हारी नहीं थी 1977 तक, उसको हरा दिया। 84 में राजीव गांधी आते हैं, 400 से ज्यादा सीटें लेते हैं, लेकिन वही राजीव गांधी 89 में आते आते खत्म से हो जाते हैं, ठुस से एकदम। तो सबका मालिक एक, और वो है जनता। जनता ही जनार्दन है। तो वो कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ चलता है, पता नहीं आपके उधर बॉम्बे में, देखे, सब आपकी दुआ से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो करती जनता है। नाम हो जाता है, कभी केजरीवाल का नाम हो गया, कभी ममता का नाम हो गया, कभी मोदी जी का नाम हो गया, कभी इसका नाम, कभी उसका नाम। तो मेरा जो इसमें आकलन है दिनेश जी, अगर मैं पूरे सिनेरियो को देखता हूं, तो मुझे परेटो प्रिंसिपल, आप तो खैर मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर हैं, तो एक 2080। परेटो प्रिंसिपल होता है कि भाई 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेस। ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र का अगर गठबंधन बरकरार रहे, जैसा आज की तिथि में है, तो भारतीय जनता 200 से 225 के बीच में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, मैं उत्तर प्रदेश में आज भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि पिछले चुनाव में 2.3% वोट था कांग्रेस का। चुनाव जीतने के लिए, जिसको कहते हैं ना, एक क्रिटिकल मास, जैसे एटॉमिक विस्फोट के लिए क्रिटिकल मास चाहिए। अगर
यूरेनियम आपके पास 100 ग्राम है तो उससे विस्फोट नहीं होने वाला। लेकिन अनिल जी, आपके एक पास बात है, कांग्रेस के जी पास कुछ नहीं है यूपी में। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि कांग्रेस के पास यूपी में खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी होगा नहीं अब गेन होगा, चाहे भले 5% नहीं, हो, जो 7% हो, 8% हो, और वो अखिलेश दो यादव की कीमत पर आएगा, बीजेपी की कीमत पर नहीं आएगा। ये नहीं दिक्कत नहीं है। दिनेश जी, ऐसा है कि ये जो 2.3% वोट जो कांग्रेस का है वो भी कंसंट्रेटेड है रायबरेली और अमेठी में। तो रायबरेली और अमेठी में जब भी चुनाव होगा, जब जनता चुनाव लड़ती है तो वे देखती है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। रायबरेली और अमेठी में जनता कांग्रेस के साथ जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कांग्रेस को, बेशक चाह रहे हो कि उनकी पहली पसंद कांग्रेस होगी, लेकिन जब वो वास्तु स्थिति देखेंगे कि कांग्रेस तो ना उसका संगठन ना उसका कैंडिडेट कहीं लड़ाई में नजर आ रहा है, तो वो फिर अपनी जो सेकंड चॉइस है, और जिसको कहते भी है ना कि उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक है वो टैक्टिकल वोटिंग करता है कि जो बीजेपी को हरा रहा वो उसके साथ चला जाता है। अब दिल्ली में मैं आपको जो पिछले एमसीडी के चुनाव हुए उनके मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में पिछले एमसीडी के चुनाव में जो अल्पसंख्यक वोट था वो उसकी पहली पसंद कांग्रेस थी। कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं एमसीडी दिल्ली में। उन 9 में से 7 सीटें वो हैं जहां अल्पसंख्यक 60 या 70% के जहां उसके मतदाता थे, जहां अल्पसंख्यक को लगा कि हम सिर्फ अपने वोटों से कांग्रेस को जिता सकते हैं, कांग्रेस को वोट दिया। बाकी जगह जो थे अल्पसंख्यक ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया जो उनकी सेकंड चॉइस थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय जो चुनाव देश में स्थितियां बन रही हैं वो बिल्कुल अलग है। मोदी जी जो एक नायक बन करके आए थे वो आज बहुत बड़ी संख्या में जनता के नजरों में वो खलनायक बन गए था ना। वो एक जिसको कहते हैं एज ऑफ इनोसेंस थी 2014 में, जब वो कहते थे कि जी देखिए डॉलर 30 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 40 रुपए का हो जाएगा, 15 लाख आपके घर में आ जाएगा और 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, सब मान लेते थे उस बात को। और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था मोदी जी को, जिसको हम जिक्र कम करते हैं अपनी चर्चाओं में, जिसको मैंने महसूस किया खास तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में, कि ओबीसी का जो वोट था वो पागलों की तरह मोदी जी के साथ पीछे लग रहा था कि भाई ये हमारे ओबीसी के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इससे पहले कोई ओबीसी का प्रधानमंत्री रहा नहीं, तो ये जब आ जाएंगे तो ओबीसी तो बम बम हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 सालों में 9 से ज्यादा साल हो चुके हैं, ओबीसी सबसे ज्यादा नाराज वोट बैंक हो चुका है मोदी जी से, क्योंकि जो जातीय जनगणना जो ओबीसी की सबसे बड़ी डिमांड है, धनंजय जी जानते हैं कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो ओबीसी के कल्याण की हैं, जब वो कोर्ट में जाती हैं तो वो फंस जाती हैं कि लोग कहते हैं भाई तुम्हारे पास तो आंकड़े नहीं है, ओबीसी की कितनी जनसंख्या है, आप इनको ये योजना कैसे लागू कर सकते हो जब तक आपके पास आंकड़े नहीं है। और वो आंकड़े आएंगे जातीय जनगणना से। और वो ब्रिटिश लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1921 में भी उन्होंने सेंसस कराई, कास्ट सेंसस कराई 1861 से। और आज कंप्यूटर का युग है दिनेश जी, जो सेंसस होनी थी 2021 में, 2023 भी आधा बीत चुका है, सेंसस नहीं हो रही और कास्ट सेंसस नहीं हो रही। तो ओबीसी में एक बहुत बड़ा दिनेश जी आक्रोश है। मैं बता रहा हूं क्योंकि ये फैक्टर जो है इसका जिक्र कम ही आता है। 2013 में मोदी जी गए थे पटना में, तो एक यादव वोट बैंक है उत्तर प्रदेश और बिहार में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं, ये तो देते ही नहीं बीजेपी को। और उन्होंने पटना में जो भाषण दिया, मैं कोट करूंगा दिनेश जी अक्षर से, उन्होंने जो शब्द कहे मोदी जी ने, एंड आई कोट, कि यदुवंश के राजा श्री कृष्ण हमारे गुजरात के द्वारका में बसे थे। यदुवंश से हमारा पुराना नाता है, द्वारका आपकी धरती है, हमारा प्रेम जगना स्वाभाविक है। मैं यदुवंश से जुड़े सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, कृष्ण भगवान के वंशजों से कहना चाहता हूं, मैं द्वारका नगरी से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आपकी चिंता मैं करूंगा, ये मेरा वादा है। और यकीन मानना एक बड़े हिस्से ने यादवों के भी बीजेपी को वोट दिया। आज वो सब मोह भंग हो चुका है। और नीतीश कुमार जी अगर फूलपुर से चुनाव लड़ जाते हैं उत्तर प्रदेश से, इस समय जो ओबीसी का आइकन है वो नीतीश कुमार बन के उभरे।
अगर वो फूलपुर से चुनाव लड़ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो ओबीसी 52% वोट है, दिनेश जी, को छोटा पोटा वोट बैंक नहीं है। दलित 15% होते हैं, आदिवासी 7.5% होते हैं। 52% वोट का जो झुकाव है वो मोदी जी के विरुद्ध हो जाएगा और एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं, लहर बनेगी और जनता देखेगी किस सीट पे बीजेपी को कौन हरा रहा है, वो उसकी तरफ हो जाएगी। और जहां तक गठबंधन की बात है, मेरा मानना यह है दिनेश जी, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया और आपका तेलंगाना का भी आपने जिक्र किया, ऐसे स्टेटों में अगर गठबंधन ना हो तो अच्छा है, ताकि अपोजिशन का जो स्पेस है वो बीजेपी को ना मिले। बिहार, महाराष्ट्र प्लस उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन हो जाता है तो वो सफिशिएंट होगा इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए। जी दिनेश जी। जी, आता हूं सेंगर साहब के पास। इससे पहले दर्शकों